फुटबॉल जब मोशन में आती है दैट इज अ एक्टिव फोर्स, लेकिन जब फुटबॉल मोशन में आ गई उसके बाद भी उसमें बहुत से फोर्सेस काम करते रहते हैं ड्यूरिंग मोशन, जो उस मोशन को एक्चुअली इनिशिएट नहीं करते हैं, टर्मिनेट नहीं करते हैं, लेकिन असिस्ट करते रहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लग रही है, विंड रेजिस्टेंस, ये सारे असिस्टिव फोर्स हैं। आप जब चलते हैं तो मस्कुलर फोर्स आपका एक्टिव फोर्स का काम करता है जिसकी वजह से आपकी वॉक पॉसिबल है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ग्रेविटी, आपका सीजी, आपका कुछ ऐसे फोर्सेस काम कर रहे हैं, आपकी ग्रेविटी काम कर रही है, एक तरह का रिएक्शन फोर्स बॉडी का काम कर रहा है, काउंटर फोर्स जो लगा रही है, उसके अलावा आपका फ्रिक्शन काम कर रहा है। दीज आर द पैसिव फोर्सेस व्हिच डजंट इनिशिएट द मूवमेंट बट ऑलवेज असिस्ट द इनिशियल फोर्स। जो भी आपकी एक्टिव फोर्सेस है उनको ये या तो असिस्ट करती हैं या रजिस्ट करती हैं, इन बोथ द फॉर्म, बट दीज आर द पैसिव फोर्सेस। ठीक है? यस सर। Now moving to the second topic, Newton's law of motion, which I have already told कि ये मुझे पढ़ाना भी नहीं है, और ये जो है इसके बारे में चर्चा अश्विनी ने काफी की है कि हम 9th से पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ाना है कि मुझे लगता है कि इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं। These are the basic pillars of understanding the motion to force। जितने प्रिंसिपल आप आगे पढ़ने वाले हैं ना, बेसिकली बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल, वो कहीं ना कहीं इन तीनों प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग इन तीन प्रिंसिपल्स की होगी, इसीलिए उसके हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन टाइप का कर लेंगे बस थोड़ा सा ना। हाँ। लेकिन ये है कि इसको मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ कि भाई अगर 9th 10th में पढ़ाई गई चीज और इतनी बेसिक चीज अगर अभी तक नहीं आई है ना, तो मैं नहीं पढ़ा सकता उसको, कोई ब्रह्मा नहीं। सीधी बात है भाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको समझने के लिए तीन चीजें ही हैं। पहला इनर्शिया है, दूसरा मोमेंटम है, लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी उसको बोलते हैं, और थर्ड इज एक्शन रिएक्शन और काउंटर फोर्स लॉ। पहला लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी बाय इट्स पोजीशन ऑफ virtue of its position, whether it's moving or it's not, it's want to be in its state for the infinitive duration until unless it is disturbed by any external forces or maybe disturbing forces। एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स जब तक काम नहीं कर रही है उसके ऊपर किसी भी तरह की, एक्टिव या पैसिव फोर्स काम नहीं कर रही है उस पर किसी भी तरह की, तब तक वो अपनी पोजीशन को इन्फिनिटिव टाइम तक रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि दैट इज इट्स क्वालिटी हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता है आदमी। ये गुण है उस वस्तु का, ये कोई मात्रात्मक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मात्रा, ये गुण है, ये हमेशा बना रहता है उस चीज। सेकेंड वाला कहता है कि जितना फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, और जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। F is directly proportional to ma। ये रिलेशनशिप यही समझाता है एक्चुअली। और दूसरी चीज उसमें पता है कि कहता है कि आपको फोर्स का डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन को सपोर्ट करेगा। F is directly proportional to ma when I am saying कि फोर्स आपको ज्यादा लगाना है अगर मास ज्यादा है। ये बहुत बेसिक चीज है। अगर 2 kg का शॉट आप फेंक रहे हैं, अगर 2 kg शॉट है, और सॉरी 2 kg का तो शॉट ही नहीं होता है, लेकिन 7.4 kg का शॉट है तो, और या 4 kg का शॉट है वुमेन्स वाला, तो आपको अलग अलग फोर्स लगाना है। 7 kg में ज्यादा लगाना है क्योंकि मास इज मोर, एंड 4 kg में कम लगाना है क्योंकि मास इज लेस। लेकिन इफ मास इज कांस्टेंट इन एनीथिंग, इफ मास इज कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप एक हॉकी प्लेयर हैं, आपको वो मास जो बॉल का है वो कांस्टेंट है, स्टिक का कांस्टेंट है मास, तो आपको जब भी उसको ज्यादा गति से लगाना है, बॉल को दूर भेजना है, या कम गति से, तो ये गति या एक्सेलरेशन कैसे तय होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस। आप जितना ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उसके अंतर्गत। लेकिन इस फोर्स के लिए भी दो चीजें मायने रखती है कि ये फोर्स का जो डायरेक्शन होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, उसी डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। ये दूसरा प्रिंसिपल कहता है। इसको और भी फर्दर एज मोमेंटम, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग में भी समझा जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग यही होगी, यही प्रिंसिपल है, इससे ज्यादा कुछ प्रिंसिपल नहीं। बड़ा टिपिकल भी लोगों को लगता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, फिर वो F की जगह लिख देता है F की वैल्यू। इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं फिर ना आगे। हाँ, उसके बाद a की वैल्यू को फिर बता दें। हाँ,
जैसे ये अपने भी कुछ कॉन्सेप्ट बताएं, ये इन्होंने क्या अभी तक रिटेन किया हुआ है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या मोशन से रिलेटेड चीजें जो पढ़ी हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ भी एक बार समझ लीजिए कि every object is exerting any kind of force towards its adjacent object. कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं या मिल रहे हैं कभी भी, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। एक दूसरे पे फोर्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो भी फोर्स है ना, वो काउंटर फोर्स के लॉ के हिसाब से कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाता है उसी के ऊपर जिसने उसको फोर्स लगाया है। और इसके एग्जांपल बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो आप छोटे से एग्जांपल लें कि अगर आप किसी हार्ड चीज को मारते हैं ना, और अगर उसमें एक सेंसर लगा है जो ये पता लगे कि प्रेशर का एक सेंसर होता है, अगर ये पता कर सके कितना प्रेशर है, तो वो प्रेशर सिर्फ आपके हाथ पे नहीं, उस ऑब्जेक्ट पे भी जाता है, ऑब्जेक्ट पे ही नहीं आपके हाथ पे भी आता है सेम टाइम। फॉर एग्जांपल आप किसी को तो काउंटर फोर्स उतना ही गाल भी लगाता है, लेकिन इम्पैक्ट अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि हमने फोर्स के प्रिंसिपल में पढ़ा है कि फोर्स जो डिपेंड करता है वो फोर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो फोर्स चीजों पे डिपेंड करता है। सरफेस में भी फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत हद तक डिपेंड करता है। ये जो सरफेस है ये सॉफ्ट है, इस पे फील कम है, फील ज्यादा है, इस पे फील कम है। ये हार्ड सरफेस तो क्या, जब थप्पड़ मारते हैं तो एट द सेम टाइम गाल भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है, लेकिन गाल को फील ज्यादा होता है, हाथ को फील कम होता है। अलग अलग प्रिंसिपल है। आप जितना तेज शॉट मारते हैं ना, क्रिकेट में जितनी फास्ट बॉल फेंकी जाती है उतना टाइमिंग ओरिएंटेड शॉट हो जाता है। बहुत बेसिक है। आप स्पीड को, उसके बॉल जो फोर्स लगा रही है आपके बल्ले पे, बल्ला उतना ही फोर्स काउंटर फोर्स से बॉल को वापस खींचता है। और अधिकतर कमेंटेटर न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में अपने तरीके से बोलते हैं कि जितनी तेजी से बॉल आई उतनी तेजी से सीमा रेखा से बाहर। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये अंडरस्टैंडिंग समझनी है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में आपको जैसे ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अगर किसी को वर्टिकल पोजीशन में ये चीज कह रहे हैं तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ सबसे बढ़िया वर्टिकल पोजीशन में परपेंडिकुलर होती है। लेकिन जब आप जैसे अपनी बॉडी डायगोनल करते हैं तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ फिर वो कंपोनेंट्स में बांट जाता है। कितना वर्टिकल फोर्स लगा ये मायने रखता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगा रहे हैं ये मायने। ये अंडरस्टैंडिंग आगे भी टॉपिक्स में काम है। एक्चुअली जब हम प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे ना तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में भी वो आएगा में। जैसे शॉर्ट एक प्रोजेक्टाइल, तो वो इनर्शिया जब तक उसका ब्रेक नहीं होगा भाई, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। तो हर जगह ये लॉज हैं। बेसिकली मोशन की जो मोशन का कंसेप्ट आया है, जो मोशन को कंसेप्चुलाइज किया गया इन तीन लॉज के बेसिक पे किया गया। उसके बाद गति के तीन अलग नियम दिए गए हैं, दैट इज v is equal to u plus at, s is equal to ut minus half at square और v square is equal to u square minus 2as। ये तीन फिर बेसिक अलग प्रिंसिपल दिए गए गति के और गति को फर्दर समझने के। लेकिन ये पहले जो तीन प्रिंसिपल है ये न्यूटन के ही। तो नाउ न्यूटन के बारे में आप एक डिस्कशन मारिए, मैं एक राउंड मार के आता हूँ। आपको डिस्कशन अश्विनी जारी रखना, आई विल ज्वाइन। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा भी था कि न्यूटन्स लॉ के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोशन क्या होता है, क्या इसके बारे में आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, उसको शेयर कीजिए। मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ सभी को, आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? सर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में हो तो सर वो एक तरह से मोशन में होता है। ठीक है, आप बताइए। और कोई बताएगा कुछ इसमें? तो कुछ समझ, मतलब गति के बारे में सर एक नेचर है, एक मोशन सर, मतलब
सर बोलिए बोलिए, जो आपको, आपका जो परसेप्शन, आपके जो व्यू हैं वही आपको बोलना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए। Sir, an object is said to be in motion if it is constantly changing its place, speed, or other properties. ओके, चलिए साक्षी आप बताइए। पहले ये बताइए व्हाट इज कांस्टेंट। ये डेफिनेशन Which जब cannot be बताइए, changed आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, with reference of time. अच्छा जो तुमने बनाई है नॉर्मल। ठीक है साक्षी आप बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मीन्स मोशन को आप कह सकते हैं कि कोई भी चेंज, चाहे वो पोजीशन में हो, शेप में हो या साइज में हो, तो आप उसको मोशन कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल अपना प्लेस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है तभी मोशन है। अगर उसके शेप और साइज में भी कोई चेंज हो रहा है तो उसको भी आप गति या मोशन कह सकते हैं। और चूंकि आपने ये काफी पहले पढ़ा भी होगा, अपने 9th क्लास में या 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, मोशन कितने टाइप का होता है। ये भी अलग अलग किताबों में थोड़ा सा आपको उसमें डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो सारे बुक्स में आपको मिलेंगे। तो मोशन, जैसे आप एक लीनियर मोशन आपने सुना होगा, ठीक है, और एक रोटेशन। हाँ, सर्कुलर मोशन एक सुना होगा, एक रोटेशन मोशन सुना होगा। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में क्या डिफरेंस होता है? सर पाथ का हाँ, क्या डिफरेंस और होता है, एंगल एक्सप्लेन ऑफ कीजिए। एंगल ऑफ सर एक एग्जांपल से आप थोड़ा सा उसको अप्रोच करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर जैसे एक एथलीट अगर रनिंग करता है तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में अगर रनिंग करते हैं तो मतलब कि लीनियर मोशन में, नहीं, मैंने तो पूछा आपको सर वो, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आता है आपको? अच्छा सर्कुलर मोशन और रोटेशन में कोई इस पे गेस करना चाहेगा? थोड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड और अर्थ रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पे। हाँ, So the moving on its own axis is known as rotationary motion. हाँ, और moving सर्कुलर around मोशन क्या होता है तो सर्कुलेशन, circulatory motion. ठीक है। और एक और मोशन आपने सुना होगा, पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। So it's a type of path. हाँ, Periodic and oscillatory is a type of path on which an object is moving. हाँ, यहाँ ये सारे टाइप्स ऑफ मोशन है और हर मोशन का अलग अलग पाथ भी रहेगा। तो अगर आप अर्थ का एग्जांपल लेंगे तो उसमें ये तीनों आ जाएगा, सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा, रोटेशनल मोशन भी आ जाएगा और पीरियोडिक मोशन भी आ जाएगा, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसे लगता है उस पाथ को पूरा कंप्लीट करने में, जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है सन के अलोंग उसको कंप्लीट करने में। और जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है तो रोटेशनल मोशन के पाथ पे वो रोटेट करता है। ठीक है। ऑक्सिलेटरी मोशन का एक कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आप पहले घरों में एक घड़ी होती थी पेंडुलम वाली, जिसमें पेंडुलम मोशन करता रहता था और सेंटर से दोनों साइड में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करके वापस आता था। तो ऑक्सिलरेटरी मोशन है कि वो भी अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा जैसे अब मोशन के ये सारे टाइप्स हो गए, इनका एक इन जनरल आपके पास नॉलेज जरूर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सबके पास होगा इन पर कि लीनियर मोशन का पाथ क्या होगा, सर्कुलर का क्या होगा, रोटेशनल क्या होगा।
अब इसके बाद अगर हम आगे आए तो जब आपने फोर्स भी पढ़ा था तो उसमें सर ने बताया था एक की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो ये टर्मिनोलॉजी जो भी हम यूज करते हैं फिजिक्स में या बायोमैकेनिक्स में, तो जो भी क्वांटिटीज होती हैं वो दो कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक तो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो स्केलर सिंपल है कि उसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। मीन्स आपका डायरेक्शन सर्टेन होगा, फिक्स होगा। स्केलर में आप उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी बता सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में है वो नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मास है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? सर ये सभी राशि है। स्केलर होगा या वेक्टर होगा? सर स्केलर होगा। स्केलर। क्यों होगा? क्योंकि सिर्फ मास है उसमें। मास है, और मास की क्या प्रॉपर्टी होती है? कैसे डिफाइन करते हैं मास को हम? आप ही लोगों ने किसी दिन क्लास में इसको डिफाइन किया था बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें डायरेक्शन भी होता है और फोर्स भी होता है। नहीं, मास जब आपने स्केलर बोल दिया तो वो सही है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी की क्या प्रॉपर्टी है? only the magnitude, not direction. हाँ। और अगर हम वेट की बात करें? सर वेट की बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों वेक्टर हो जाएगा वो? सर क्योंकि उसमें फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटी भी है। मास इज एक्चुअली द वेट ऑफ क्या बोलते हैं सर? सर ग्रेविटी जो होती है जिसके थ्रू अर्थ अपनी तरफ वो खींचती है, उसको वेट कहते हैं किसी बॉडी का। और मास होता है उसकी जो एक्चुअल जितना वो केजी में मेजर किया जा सकता है, लाइक दैट। ठीक है, मीन्स आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि मास जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वैसे आप और अगर आगे देखें, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते रहते हैं हमेशा। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और अगर उसको वेक्टर एस्पेक्ट में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो टर्म यूज करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस को जरा डिफाइन कीजिएगा। सर जो जैसे डिस्टेंस है सर जो होता है वो एक अगर देखें, जैसे मान लीजिए सर एग्जांपल के तौर पे अगर हमको यहाँ से कहीं जाना है तो हम उसका अलग-अलग पाथ लेके जा सकते हैं। Sir, the difference between the initial and the final point of an object, which he covered, is known as distance. And displacement? Displacement, sir, same होता है, बस सर इसमें क्या रहता है कि डायरेक्ट डायरेक्शन होता है। सर कोई अदर वो नहीं रहता। Let me clarify. Sir, displacement can be zero, but distance cannot be cannot that be is the measured property. zero. Let me clarify one thing, and please keep into account whenever you answer to any question. You belong to a community of physical education, and when anyone asks you about any concrete definition, you must use some technical words. You cannot use things like that, examples or something like that. You must have some concrete definition. For example, if you want to define distance, you can say that the length between 2 points can be termed as distance. Or if we, in terms of displacement, the difference between initial and final position of an object can be termed as displacement. Opposite हो गया. I will add two things in this. Yes, sir. The minimum distance between initial and final position, or you can define as the straight line connecting to the minimum distance between initial and final position. Both definitions are correct. आप इसको ये भी कह सकते हैं. But distance is length of the path. Length of the path. Simple. Yes. Actually, many of the students use distance itself in the definition also. The distance between 2 points.
but the word you are defining cannot be used in in the same definition. It can be at the last also. Okay. And if you talk about speed and velocity, so we can categorize speed in a scalar quantity and velocity in a vector quantity. Okay. And what about acceleration? So The change in speed, change in the velocity of an object. Okay. Change in velocity. Okay. Any more definition? In particular time. Or rate of change of momentum, you can say. And what is the basic difference between acceleration and impulse? So reaction. Acceleration and impulse. What is the basic difference? Reaction. Because impulse is also known as the change of momentum, and acceleration is also known as rate of change of momentum. What is the difference between them? If you talk about acceleration, acceleration is the instant change, and impulse is a broader term. We can say that average rate of change. Means sum of all the changes that are applicable in acceleration can be added together to form the impulse. This is the basic difference between two of them. Okay. Means if we talk about the average rate of change of momentum, you can term it as impulse, and instant rate of change of momentum can be termed as acceleration.